सबसे पहले तो एक्सचेंज फॉर मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया। सतीश जी सामने बैठे हुए हैं और उनके साथ लगभग मैंने 12 से 15 साल काम किया और बहुत कुछ सीखा उनसे। संपादक रहे हम लोगों के, और जो वो कहना चाह रहे थे, हम लोग जो शुरुआत किए अपने जर्नलिज्म की, पत्रकारिता के मायने क्या होते हैं, अर्थ क्या होते हैं, बदल चुके हैं बहुत सारे। जिस तरीके की पत्रकारिता हुआ करती थी और आज जो देखने को मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उसी विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और सतीश जी कोशिश में है कि उस विचार को कभी भी खत्म ना होने दिया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने और सतीश सर ने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उसके चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हैं, जिन्होंने इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले लिए। भारत में पहले निजी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, उस चैनल को लेकर के आए, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए जो पहली बार भारत में हुआ। अभी 3 महीने पहले मुझे जी न्यूज़ में मैनेजिंग एडिटर की जिम्मेदारी मिली। एक दिन अचानक उन्होंने बुलाया और बोले कि इलेक्शंस चल रहे थे, कि ये जो एग्जिट पोल चल रहे हैं, बहुत सारी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। उन्हें कोई व्यक्ति मिले थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। उन्होंने कहा बात करके देखो क्या हो सकता है इसमें। मैंने उन सज्जन से बात की और उनके पास 2 करोड़ लोगों का डेटा था इस देश के, जो बता रहे थे कि इस देश का मूड क्या है। थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम लोग तो एग्जिट पोल की एक पुरानी परंपरा होती है, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, जिसमें जब वोट डाल के आदमी निकलता है तब पूछा जाता है बताइए किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, या किसको पसंद किया नहीं किया। पर जब उस सिस्टम को देखा और समझा, तब लगा कि टेक्नोलॉजी अब बहुत हद तक ज़रूरी भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे रोचक और सबसे अच्छा जो उदाहरण है, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस सर्वे के बारे में कि, और ये कोई मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कोई मैं जी की तारीफ कर रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ऐसा किया। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जिट पोल में जो ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, न्यूज़ के साथ जो व्यूज़ मिलते हैं, वो कैसे चीज़ों को बदल देते हैं, और कहाँ व्यूज़ ना मिले तो एग्जैक्ट न्यूज़ आ सकती है। इसका उदाहरण वो सर्वे था। एग्जिट पोल के सर्वे में हर चैनल ने लगभग 350 से 400 पार तक इस सरकार को सीटें दी। जी इकलौता चैनल था जिसने वो एआई इंटेलिजेंस सर्वे किया और 305 सीटें लगभग दी, लगभग 305 सीटें, जो कि सबसे कम थी, और जो आई सीटें उसके बिल्कुल बराबर थी। और ये संभव इस वजह से हो पाया क्योंकि उस एआई ने लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए सब कुछ खंगाला। उसने उस पूरे मूड को जाना कि देश क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो गया, और उसका फ़ायदा ये मिला कि बहुत एग्जैक्टली बहुत करीब हम लोग पहुँचे, जितने करीब कोई नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ होता है, जो सतीश सर बात कर रहे थे, तो वहाँ कुछ 2, 3, 4, 5, 7, 8 चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन मशीन ने वो काम नहीं किया। मशीन ने एग्जैक्टली वही बताया जो होना चाहिए था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के वक्त में, जब हम हमारी निष्पक्षता पर बार बार सवाल उठते हैं, ऐसी चीज़ों में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जो कि एक तौर पर हमें यहाँ फ़ायदा मिला। एक परसेप्शन के तौर पर जी न्यूज़ को लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिया। अब आती है बात इस बात की कि फ़ायदा सिर्फ यही है या और भी है। आज के तकनीक के दौर में कुछ फ़ायदे हैं इसके। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो देखने को मिल रहा है, वो भारत में विभिन्न भाषाओं का ये पूरा देश है। हम जब चैनल खोलते हैं, या तो रीजनल चैनल पे जाते हैं या फिर नेशनल चैनल में होते हैं, तो अंग्रेज़ी होता है या हिंदी होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और बड़ा इस वक्त प्रयोग चल रहा है, इस्तेमाल चल रहा है, और वो चल रहा है कि एक ही जगह पर बैठकर आप हिंदी न्यूज़ चैनल चलाइए, लेकिन एक ही जगह पर बैठकर एक ही व्यक्ति हिंदी में बात करेगा, और उसका एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
18 भाषाओं में, 20 भाषाओं में ट्रांसलेशन उसी आवाज़ में कर देगा। यानी मैंने वो बात हिंदी में कही, मेरी ही वो आवाज़ में वही बात तमिल में भी जाएगी, तेलुगु में भी जाएगी, हर किसी में जाएगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको फ़ायदा ये होगा कि अगर हम हिंदी बेल्ट के जर्नलिस्ट हैं और लगता है कि नॉर्थ रीजन में तो हमें सुना जाता है, साउथ में कोई नहीं सुनता, लेकिन अब उसी आवाज़ को, उसी चेहरे को साउथ में भी सुना जा सकता है, उस साउथ की भाषा में। ये एआई का बड़ा फ़ायदा इस वक्त देखने को मिल रहा है और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स शुरू भी हो गए हैं। तीसरा एक बड़ा फ़ायदा जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो न्यूज़ गैदरिंग को लेकर के है। न्यूज़ गैदरिंग में ख़ासतौर से ये बात मैं डिजिटल के लिए कह रहा हूँ कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत हद तक कुछ चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। जैसे पहले जो न्यूज़ गैदरिंग होती थी, उस हिसाब से अगर देखें तो एआई इस बात को समझता है। देखिए, हम डिमांड और सप्लाई वाले एक प्रोफेशन में भी काम कर रहे हैं जर्नलिज्म के साथ, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं वो लोग कितना देखना चाहते हैं, कितना नहीं देखना चाहते हैं, कौन से लोग किस चीज़ को देखना चाहते हैं, किस रीजन के लोगों को क्या इस वक्त चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वो बताएगा कि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उनकी सोच क्या चल रही है, और उन्हें उस सोच के हिसाब से वो खबर को प्रायोरिटी पे ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। अगर 15 साल से 18 साल के लोगों की उम्र के लोग जो इस वक्त वेबसाइट्स को चेक कर रहे हैं, वो किस तरीके की खबरों को चेक कर रहे हैं, वो उसी तरीके की खबरों को प्रायोरिटी देगा, प्राथमिकता के साथ ऊपर ले जाएगा। हर रीजन, हर एज ग्रुप के हिसाब से उस खबर को वो पोस्ट करेगा और उसका फ़ायदा पब्लिशर को मिलेगा, या कह सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिलेगा, और उन लोगों को भी मिलेगा जो उसके रीडर हैं। क्योंकि आप अमूमन किसी जगह जाएंगे, किसी वेबसाइट पर जाएंगे और आप अपने मतलब की कोई खबर खोजना चाहते हैं तो सर्च के हिसाब से जाएंगे, लेकिन एआई इतना स्ट्रांग है कि उसे पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके सामने वो ला करके रख देगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत इसको कह सकते हैं क्रांतिकारी हैं, और मुझे लगता है कि भारत में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में आपको ये सारी चीज़ें देखने को भी मिलेगी। कोई बहुत बड़ा हिंदी का एंकर आपको तमिल में न्यूज़ पढ़ता हुआ अचानक चेन्नई में दिखाई दे जाए, या फिर आंध्रा में, तेलुगु में, आप हैदराबाद में बैठे हो और वहाँ पर आपको अचानक दिखाई दे कि अच्छा ये इसमें भी पढ़ सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि उस आवाज़ में, उस डिक्शन में 0.01% का भी एरर नहीं होता है। यानी एआई आपको जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ मैं पॉज दे रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से एआई उसको ट्रांसलेट करता है और उठा के दिखा देता है। लेकिन इसके कुछ अब नेगेटिव पहलू पे भी बात कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। जैसा सतीश सर ने कहा कि जर्नलिज्म में जो मानवीय संवेदना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक जर्नलिस्ट जब एक नज़र से किसी खबर को देखता है, सड़क पे मैं बहुत निकला हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत की है, एआई के अंदर मानवीय संवेदना नहीं होती है। उसको नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है। वो एक सामने व्यक्ति पहुँच करके उससे सवाल करके ही समझ सकता है। तो खबर में मानवीय संवेदना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एआई ये तो ढूंढ लेगा कि अच्छा ये खबर है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में, उसकी संवेदनाओं के साथ में उस खबर को दिखा नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि एआई भले ही इस मामले में तेज़ हो जाए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मुश्किल आएगी। हम ग्राउंड पर जाते हैं अमूमन, और जब जाकर के खबरें कवर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जिस खबर को देख करके, समझ करके हम गए थे, और जब हमने सामने बैठ करके बात की, लोगों से बात की, तो बिल्कुल उल्टी होती है वो खबर, बिल्कुल अलग दिखाई देती है वो खबर। एआई के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें वो एज इट इज़ उठा रहा है खबर को, तो अर्थ का अनर्थ भी हो रहा है। किसी व्यक्ति के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके साथ नाइंसाफ़ी भी हो जा रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। और इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए तो एआई मेरे हिसाब से अभी के तारीख में माना जाए तो विनाशकारी ही है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जिस तरीके से जाकर ग्राउंड पर तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग कर सकता है, फिर कह रहा हूँ संवेदनाओं के साथ रिपोर्टिंग कर सकता है, वो एआई नहीं कर सकता। और एआई के साथ अपनी लिमिटेशंस भी हैं। एआई एंकर्स तो स्टूडियो में आ गए हैं, लेकिन एआई रिपोर्टर्स का आना मुश्किल है, वो नहीं आ सकते हैं। दूसरा एक बड़ा चैलेंज जो है वो
फेक वीडियोस को लेकर के है। ये खासतौर से पिछले कुछ वक्त में ज़्यादा बढ़ा है। जो बात मैंने कही कि एक एंकर की आवाज़ हूबहू उसका वही उसी तरीके का प्रेजेंटेशन एआई कर सकता है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि कोई आदमी किसी बारे में न्यूट्रल होकर जानकारी दे रहा है, लेकिन उसके लिपसिंग मैच करा करके उसके ऑडियो उसी तरीके का बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन दे करके उसके मुंह में कुछ और बात भी कही जा सकती है। ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पिछले कुछ वक्त में भारतीय जो मीडिया है उसमें तो खैर अभी ये देखने को नहीं मिला, लेकिन जो राजनीति है, पॉलिटिक्स में ये बहुत इस बार प्रयोग करता हुआ दिखाई दिया। इस बार के इलेक्शंस में भी कुछ इस तरीके के वीडियोस सामने आए जो नेता कह कुछ रहे थे और उनको कुछ और कहते हुए दिखाया गया। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आप लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आज जो दोनों बातें आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूँ, वो एआई इम्पॉर्टेंट तो है आज के वक्त में, और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको उसके इस्तेमाल के साथ आना होगा, अपने आप को टेक्नोलॉजी में अपडेट करना होगा, एआई के अकॉर्डिंग करना होगा। लेकिन आपको उन चुनौतियों के साथ समझते हुए करना होगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट होने के नाते उस एआई के जो चुनौतियां हैं, उस एआई के जो दुष्प्रभाव हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी ये है कि ओवरसाइट होना चाहिए, यानी कि आप हमेशा नज़र रखें एआई के ऊपर कि वो कर क्या रहा है, वो दिखा क्या रहा है, वो बता क्या रहा है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे ही छोड़ दिया कि अच्छा इसको हमने एक काम दिया है, एक खबर दी और उस खबर को उसने एज इट इज़ छाप दिया और आपने उस पर नज़र नहीं रखी, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स मुझे लगे कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बाकी तो सर ने, सतीश सर ने जो बात कही है उस पर यंग जनरेशन को ख़ास तौर से ध्यान ज़रूर देते रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा जो एक जर्नलिस्ट अप्रोच वाली इंटेलिजेंस है वो हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने विचारों को दाएं या बाएं की जगह निष्पक्ष रखते हुए चलिएगा, तो उस मामले में आर्टिफिशियल जैसी इंटेलिजेंस तमाम चीज़ें फेल हो जाती हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट का वही सेंस सबसे ऊपर होता है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। बाकी तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में आपको शायद तकनीक के तौर पर कुछ और चीज़ें देखने को मिलें। हम लोग खुद इस वक्त न्यूज़ रूम में बहुत सारे ऐसे प्रयोग कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी हमको मिल रहा है। पहले आज से 5-7 साल पहले एएनआई जैसी जो एजेंसीज़ होती थी उसके लिए बाकायदा पूरी एक टीम सेटअप की जाती थी। आज और वो इसलिए सेटअप की जाती थी कि एएनआई में लोग कान में लगा करके और सुनते रहते थे कि किस नेता ने क्या बात कही। अब एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी आदमी की ज़रूरत उसको महसूस नहीं होती है, एएनआई में जो आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप टाइप होता चला जाता है। तो एक बड़ी चुनौती ये भी है कि एआई लोगों की नौकरी के लिए ख़तरा भी बन रहा है, और ये संकट है ख़ासतौर से जो डिजिटल मीडियम है उसके लिए एक बड़ा संकट है। टीवी में तो फिर भी एआई एंकर्स आए हैं, लेकिन उस तरीके से खुद को रख नहीं पाएंगे, लेकिन ये डिजिटल मीडियम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए भी हमें अपग्रेड होने की, यंग जो जनरेशन है उसको ज़रूरत है कि कैसे उस चैलेंज से निपटें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए।